हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआईबी के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करना है और आप जल्दी से जल्दी कम टाइम में 40 या 35 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो ये मैंने पूरा सेट लिया हुआ एआईबी 10th एग्ज़ाम। तो देखिए बाइफरकेशन में पहले कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हुए हैं जनरली इन एआईबी एग्जाम। फर्स्ट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शंस आर्टिकल्स एंड ऑर्डर्स। तो जब भी कोई क्वेश्चंस जहां पे सेक्शन या आर्टिकल या ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे इंडेक्स को ही देख के आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एडमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको दो हिंट दे दिया गया है। पहला तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा डायरेक्ट में, और दूसरा आपको सेक्शन 18 देखना है। तो आपको करना क्या है, ये ओपन बुक डायरेक्ट एग्जाम है तो आप डायरेक्ट एविडेंस एक्ट खोलेंगे। वहां पे इंडेक्स में आप डायरेक्ट सेक्शन 18 स्क्रॉल करेंगे। इंडेक्स में आप डायरेक्ट सेक्शन 18 में जाएंगे और सेक्शन 18 के सामने पेज नंबर लिखा होगा, वहां पे जाके आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये ओपन डायरेक्ट एग्जाम है तो यहाँ पे सेक्शन और जहां पे सब्जेक्ट है वहां पे तुरंत ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वेयर कैन द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक हिंट दिया हुआ है कि ये आर्टिकल 32 में आपको इसका जवाब मिलेगा, और दूसरा हिंट है कि जब भी वर्ड आर्टिकल यूज किया जाता है वो हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही यूज किया जाएगा एंड नॉट अदरवाइज। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज गिवन इन। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर नाम मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ पे ऑप्शन में देखो आर्टिकल वर्ड यूज किया हुआ है। इसका मतलब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आंसर मिल जाएगा, बट आपको ये नहीं पता कि इसका आंसर कौन से आर्टिकल में। तो देखिए आर्टिकल 23 से शुरू कीजिए। मेरे पास पीडीएफ डाउनलोड किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए ऑप्शन पहला था ऑप्शन 23। तो 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो इसका मतलब ये सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 पे चले जाइए, क्या कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देखिए यहां पे आपको आपका आंसर मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन से आपको देखना है और डायरेक्ट यही आर्टिकल में आपको जाना है। अगर सेक्शन नंबर लिखा है तो डायरेक्ट वही सेक्शन देखिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा इंडेक्स देखेंगे। जो स्पेसिफिक सेक्शंस चार ऑप्शन में लिखे गए या आर्टिकल लिखा गया या ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्ट वहीं पे चले जाइए और आपको इंडेक्स से ही उसका आंसर मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट भी फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स से ही आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एआईबी एग्जाम में। अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड who suffers under a painful complaint but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit performs that operation on Z with Z's consent. A has committed no offense if it is contained in which section। अब देखो ये इलस्ट्रेशन दिया गया और आपको बताना है कि ये कौन से सेक्शन में है। अब देखो आपको ये नहीं पता कि ये इलस्ट्रेशन कौन से सब्जेक्ट का है या फिर कौन से सेक्शन में, तो आपको ऑप्शन में आ जाना है। ऑप्शन में देखो आपको बताया गया कि ये सब्जेक्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा और आपको सेक्शन भी बताया गया। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ चार सेक्शन है, सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 90 एंड सेक्शन 87। तो आपको क्या करना है, आईपीसी का डायरेक्ट आपको खोलना है। डायरेक्ट इंडेक्स में देख लीजिए कि सेक्शन जो दिए गए थे सेक्शन 88, 89, 90 एंड 87 ये कौन से पेज नंबर में, और डायरेक्ट आप जंप ले लीजिए वो सेक्शंस में, सिर्फ वही सेक्शन में। तो यहाँ पे पहला सेक्शन जो आता है
सेक्शन 87 है, तो हम लोग पहले सेक्शन 87 देखेंगे क्या कहता है। तो सेक्शन 87 में आप देखिए ए एंड जेड एग्री टू फेंस, ए एंड जेड एग्री टू फेंस नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आता है सेक्शन 88, डायरेक्ट चले जाइए सेक्शन 88 के ऑप्शन में, ए अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर, ए अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर। तो देखिए एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन दिया गया है, आपको पूरा इलस्ट्रेशन भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ आगे का एक लाइन पढ़ना है कि क्या ये सेक्शन में ये इलस्ट्रेशन दिया गया नहीं। आगे भी देख लेते हैं, सेक्शन 89 और 90 भी देख लेते हैं। सेक्शन 89 में चले जाइए, सेक्शन 89 में जो इलस्ट्रेशन है, ए इन गुड फेथ, ठीक है, एक ही वर्ड पढ़ना है, एक ही सेंटेंस, ए इन गुड फेथ नहीं दिया हुआ है। और सेक्शन 90 भी देख लेते हैं, सेक्शन 90 में क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ही नहीं है। तो देखो आप डबल श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि इसका आंसर सेक्शन 88 है। तो इलस्ट्रेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आए जाते हैं जहां पे ऑप्शन से आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी बताया जाता है और आपको सेक्शन भी बताया जाता है कि इन्हीं सेक्शन में आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, सेकेंड कैटेगरी में चले जाते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 21 टू 22 क्वेश्चंस पूछे गए जो आपको डायरेक्ट इंडेक्स से या फिर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है। मतलब 40 में से 22 मार्क्स तो आपको यहीं पे कवर हो जाएंगे। दूसरा कैटेगरी जो है दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। आपको डेफिनेशन दिया होगा या टर्मिनोलॉजी और उसका आंसर आपको ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, इट इज। अब देखो यहाँ पे आपको ये बताना है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन किस डेफिनेशन में फॉल होता है, रॉबरी में, डेकॉइटी में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये आईपीसी के टर्म्स है, ये आईपीसी के टर्म है और आपको इसके सेक्शन नहीं पता, बट आपको ऑप्शन में डेफिनेशन दिए गए। तो आपको करना क्या है, आपको आईपीसी में जाना है, ये रहा आईपीसी। आपको इंडेक्स में जाना है, आपको इंडेक्स में जाना है और इंडेक्स में देखिए कि थेफ्ट या रॉबरी टर्मिनोलॉजी कहाँ पे कौन से सेक्शन में दिए गए। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये चैप्टर जो है वो ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, तो मैं डायरेक्ट वो चैप्टर में जाऊंगा। आपको ये चीज चैप्टराइजेशन भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। देखिए ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ये चैप्टर में ये डेफिनेशंस मुझे मिल जाएंगे। तो पहला है रॉबरी, तो देखिए मुझे सेक्शन नहीं पता बट यहाँ पे आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ रॉबरी ढूंढना है कि रॉबरी कहाँ पे। ये रहा सेक्शन 390 रॉबरी की बात कर रहा है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब देखो यहाँ पे थेफ्ट भी है और एक्सटॉर्शन भी है, इंडेक्स में ही दिया गया है, मतलब आपको इंडेक्स से ही आंसर मिल गया कि इसका सही आंसर रॉबरी है। डेकोइटी में भी नहीं दिया हुआ और बाकी के दो ऑप्शन में भी नहीं दिए होंगे। तो देखो इंडेक्स से ही आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। फिर एक ये एग्जांपल देख लीजिए, कंप्लेनेंट मीन्स एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय कंप्लेनेंट दैट। अब देखो यहाँ पे कंप्लेनेंट की डेफिनेशन पूछी गई कि कंप्लेनेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंप्लेनेंट की डेफिनेशन सीआरपीसी में दी गई है। अब देखो जब भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, जनरली मैं जनरली बोल रहा हूं, सेक्शन 2 ऑफ दैट एक्ट में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपको सेक्शन 2 में डायरेक्ट जाके देखना है कि कंप्लेनेंट कहां पे है, और जनरली अल्फाबेटिकल वाइज ही डेफिनेशन को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये सी से शुरू हो रहा है कंप्लेनेंट, तो शुरू के ही डेफिनेशन में आपको कंप्लेनेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो सेक्शन 2 ऑफ ऑलमोस्ट ईच है, ऑलमोस्ट, ठीक है, आपको डेफिनेशन के आंसर मिल जाएंगे और वो अल्फाबेटिकल वाइज ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको बोलता हूँ विक्टिम की डेफिनेशन मुझे बताइए, तो विक्टिम वी से स्टार्ट होता है, तो सीआरपीसी में नीचे से शुरू कीजिए, तो आपको तुरंत ही उसका डेफिनेशन का आंसर या फिर वो डेफिनेशन विक्टिम का मिल जाएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 22 प्लस 9 तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आपका इंडेक्स से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो 40 में से 30 आपको इन दो कैटेगरीज में ही
क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इंडेक्स बेस्ड है। फिर जो क्वेश्चंस है विच आर बेस्ड ऑन एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट, मतलब आपको एक्ट का नाम दिया जाता है और आपको बताना है कि वो कब फोर्स में आया, इट कम्स इन टू प्ले, लागू में कब हुआ। ठीक है, देखो आपको एक्ट का नाम दिया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और ये कब फोर्स में आया। तो देखो सेक्शन 1 में, सारे एक्ट में सेक्शन 1 में आपको उसका एनफोर्समेंट डेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास सीपीसी ले लेते हैं। सीपीसी में देखिए हम लोग सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 क्या कहते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। तो देखो ये उसका एनफोर्समेंट डेट है। तो एनफोर्समेंट डेट से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए एनफोर्समेंट आपको बताया, तो सेक्शन 1 अगर आप वो सब्जेक्ट में डायरेक्ट चले जाएंगे सेक्शन 1 में, तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए उस साल 2 क्वेश्चन एनफोर्समेंट से रिलेटेड पूछे गए थे। यस, फोर्थ कैटेगरी इज बेस्ड ऑन शेड्यूल। अब देखिए मैंने प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि आपकी बैरक में शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए वो कैसे होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेयर इज नॉट क्लास 1 हेयर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब देखिए आपको सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, एक्ट का नाम दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब डायरेक्ट आपको वो एक्ट में जाके उसका शेड्यूल देखना है। जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वहां पे डायरेक्ट शेड्यूल जो है वो हर एक एक्ट के लास्ट में होता है, हर एक एक्ट में लास्ट में शेड्यूल दिया गया है। अब देखिए शेड्यूल में हमें क्या देखना है कि क्लास 1 में वो नहीं है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो क्लास 1 में नहीं है। तो देखिए पहले सन है, फिर विडो दिया हुआ है, तो एक एक करके देखते हैं। देखो सन जो है क्लास 1 में मेंशन है, मतलब ये आंसर नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन था विडो, देखिए विडो जो है वो क्लास 1 में है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। फादर को छोड़िए मदर को ले लेते हैं, मदर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, मतलब ये भी क्लास 1 में नहीं है। मतलब क्लास 2 में देखिए पहला ही ऑप्शन फादर है, तो आपको शेड्यूल से आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे जो आंसर है दैट इज फादर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको सीआरपीसी में बताना चाहता हूं, सीआरपीसी में शेड्यूल में आपको काफी आंसर्स मिल जाएंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर मैं यहां पे शेड्यूल लेता हूं, अब देखिए सीआरपीसी में शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और आंसर कैसे तुरंत आपको मिल जाएंगे। मैं पहले शेड्यूल खोल लेता हूं। अब देखिए यहां पे हमारा शेड्यूल शुरू होता है। अब देखिए यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड। अब यहां पे आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे एआईबी एग्जाम में। अगर आईपीसी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस के पनिशमेंट पूछे गए तो आपको आईपीसी टच नहीं करना है, आपको सीआरपीसी के शेड्यूल में आ जाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी है, यहाँ पे सेक्शन नंबर लिखा हुआ है, तो सेक्शन आपको मिल जाएंगे आईपीसी के। यहाँ पे उस वो कौन से ऑफेंस है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, उसकी पनिशमेंट क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, एंड बाय व्हाट कोर्ट इट इज ट्रायबल। तो आपको कई बार पूछा जाएगा कि थेफ्ट जो है वो कौन सी कोर्ट एंटरटेन कर सकती है, तो आपको सीआरपीसी के शेड्यूल में आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। अब मैं आपको पूछता हूं कि आईपीसी में 378 जो अभी हमने पढ़ा था थेफ्ट, उसकी पनिशमेंट क्या है। तो आपको आईपीसी में नहीं जाना है, शेड्यूल में चले जाइए डायरेक्ट 378, क्योंकि अभी हाल ही में हमने पढ़ा था सेक्शन 378। अब देखिए यहां पे सेक्शन 378 नहीं लिखा हुआ है, बट सेक्शन 379 है। इसका मतलब जो भी सेक्शंस यहां पे मिसिंग है वो डेफिनेशन है, जो भी सेक्शंस यहां पे मिसिंग है वो डेफिनेशन है, और उसके बाद उसके पनिशमेंट यहां पे दिए गए। देखिए 378 जो था आईपीसी में, ये रहा आईपीसी। आईपीसी में हमने देखा सेक्शन 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 379 में पनिशमेंट है, बट पनिशमेंट कितना है तो सीआरपीसी में बताया गया है
शेड्यूल में 379 थेफ्ट है, उसकी पनिशमेंट देखिए इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन और बोथ। कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो देखो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और कौन से मैजिस्ट्रेट या कौन सी कोर्ट में उसको एंटरटेन किया जा सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी मैजिस्ट्रेट। तो देखो इसका तुरंत आंसर आपको सीआरपीसी के शेड्यूल में मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना है कब, जब आईपीसी से रिलेटेड, ऑफेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या फिर कॉग्निजेंस या नॉन कॉग्निजेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या बेलेबल या नॉन बेलेबल, या विच कोर्ट इज एंटरटेन, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो ही आप सीआरपीसी के शेड्यूल में आ जाइएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन। तो देखिए आपको इलस्ट्रेशन दिया जाएगा और आपको बताना इसका आंसर कहां पे या कौन से सेक्शन में। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सबसे पहले ये किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए रिसाइड्स एट शिमला, बी एट कोलकाता एंड सी एट दिल्ली। A, B and C being together at Banaras, B and C make a joint promissory note। अब देखो promissory note की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये negotiable instrument है। क्यों? Because negotiable instrument defines promissory note, bill of exchange and check। तो यहाँ पे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाना है, इंडेक्स में देखना है प्रॉमिसरी नोट कहाँ पे है, वहां पे इससे रिलेटेड या सेम इलस्ट्रेशन वहां पे दिया होगा और वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये था फिफ्थ बाइफर्केशन। फिर जो बाइफर्केशन है जो आपके बैरेक में इस बार नहीं मिलेगा। इस बार देखिए आपको बैरेक अलाउ किया गया है विदाउट कमेंट्रीज। अब देखो डिफरेंस क्या है विद कमेंट्रीज और विदाउट कमेंट्रीज में। विद कमेंट्रीज की जो बैरेक्ट आती थी उसमें आपको सारे केस स्टडीज, सारे मैक्सिम्स, सारे डॉक्ट्रिन्स आपको वहां पे आंसर मिल जाते थे, अब नहीं मिलेंगे। तो इसलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मिसकंडक्ट एनविसेजेस ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। ये कौन से केस स्टडी में आपको बताया गया था, तो ये आंसर अब आपको बैरेक में नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम के लिए आप ज्यादा फोकस कीजिएगा केस स्टडी में, मैक्सिम्स में और डॉक्ट्रिन में। मैक्सिम्स और डॉक्ट्रिन भी मैं आपको बता देता हूं, बट ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखे ये सबसे लास्ट अटेम्प्ट कीजिए। ट्राई कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि 30 to 40 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट बैरेक में होगा और डायरेक्ट इंडेक्स से ही आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा जो केस स्टडी से रिलेटेड है। इसके बाद बाइफर्केशन ही है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको सेक्शन मिलेगा और आपको वो सब्जेक्ट भी पता होगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो कंपनीज एक्ट में आपको ये सेक्शन नहीं दिया गया, बट क्योंकि बेयर एक्ट आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सेक्शन नंबर नहीं दिया गया या फिर कौन सा सब्जेक्ट, बट ये बैरेक में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो बैरेक में सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी इस बार नहीं मिलेगा, मैक्सिम आपको नहीं मिलेगा और डॉक्ट्रिन नहीं मिलेगा। तो ये तीन केस, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते एग्जाम में तो वो ट्राई करो सबसे लास्ट अटेम्प्ट करने की। जो सेक्शन बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बैरेक में थोड़ा मेहनत करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, वो पहले अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद केस स्टडी, डॉक्ट्रिन या मैक्सिम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, आई होप मैंने थोड़ी हेल्प आपको की होगी ये एग्जाम को क्लियर करने में। थैंक यू।